हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक न्यू चैप्टर करवा रहा हूँ और आज का जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दिखाता है कि हमेशा एसेट्स जो है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगी। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है हमें कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, और डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। ये इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों समझते हैं कि मान लो एक बिजनेस है, उसमें 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई गई है। यानी कि इक्वेशन ये है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बच्चों मान लो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हमने पूंजी लगाई है, जो हमने कैपिटल लगाया है वो 5 लाख रुपए का लगाया है, लेकिन हमने जो टोटल एसेट्स खरीदी है वो हमने खरीदी है 8 लाख रुपए की। तो क्या ये पॉसिबल है बच्चों? हमने बिजनेस में 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है और हम एसेट्स जो खरीद रहे हैं, यानी कि जो हम संपत्ति खरीद रहे हैं वो हम 8 लाख की खरीद रहे हैं। बच्चों ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाएं और 8 लाख रुपए की संपत्ति खरीद लें, एसेट्स खरीद लें। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल तब हो सकता है जब हम थोड़े बहुत पैसे कहीं बाहर से उधार ले लें। तो बच्चों अगर हमने 5 लाख की कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में और हमने 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, एसेट्स खरीदी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 3 लाख रुपए हमने लायबिलिटी ली है। लायबिलिटी का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में इसको कर्ज बोल लो। एक तरह से कर्जा है, ये कर्ज है, यानी ठीक है, कर्ज का मतलब समझते हो तुम लोग, जो पैसे हमें फ्यूचर में वापस करने पड़ते हैं। तो अगर हमने 5 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में और हम 8 लाख रुपए की एसेट्स ले रहे हैं, इसका मतलब कि 3 लाख रुपए की जो एसेट्स है वो कर्जा लेके लिया गया है, यानी उधार लेकर लिया गया है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मान लो हम बिजनेस में लगाते हैं 10 लाख रुपये। ठीक है, 10 लाख रुपये लगाते हैं और हमने एसेट्स खरीदी है 12 लाख रुपए की। तो इसका मतलब हमने कितने रुपए की लायबिलिटी ली होगी, कितने का कर्जा लिया होगा, 2 लाख रुपए का कर्जा लिया होगा। ठीक है, तभी 10, 2, 12 और ये बराबर बनेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी, लेकिन अब मैं इसके ऊपर एक सवाल करवाता हूँ और सवाल करके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक करते हैं क्वेश्चन। तुम लोग क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर देखोगे, मैं रीड करता जाता हूँ और करता जाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। कहा गया यहाँ पे कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है सुरेश का वो सेटिस्फाई हो रहा है, और हमें एक बैलेंस शीट भी मांगा है। वैसे बैलेंस शीट नॉर्मली नहीं बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया तो हम बनाएंगे। बच्चों सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वो लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से, 60,000 रुपये से। ठीक है बच्चों, तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले नंबर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि बिजनेस को कमेंस किया गया, कमेंस मतलब स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर कैश में बिजनेस स्टार्ट किया गया, और कितने रुपए से स्टार्ट किया बच्चों, 60,000 रुपये से स्टार्ट किया गया। तो देखो यहाँ पर अगर हमने 60,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया गया तो इसका मतलब स्टार्ट किया, तो इसका मतलब कि हमने बिजनेस में 60,000 रुपये की कैपिटल लगाई हुई है। बच्चों कैपिटल का मतलब है पूंजी, यानी कि अगर हमने बिजनेस 60,000 रुपये से स्टार्ट किया है तो हमने अपने बिजनेस में 60,000 रुपये डाले हैं। ठीक है बच्चों, और अगर हमने बिजनेस में 60,000 रुपये डाले हैं तो जितने रुपए बिजनेस में डाले हैं उतने रुपए का बिजनेस के पास कैश आ जाएगा, यानी जितने रुपए बिजनेस में लगेंगे, कैपिटल लगाई जाएगी, उतने का कैश आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमने इस साइड को क्यों बढ़ाया। तो बच्चों कैपिटल जो होता है ये एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, कि ये भी एक कर्जा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो कि ये कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, मान लो ये कोई बिजनेसमैन है और ये उसका बिजनेस है। ठीक है, ये है बिजनेसमैन या ऑनर कह लो इसको, ये बिजनेसमैन है और ये उसका बिजनेस है। तो बच्चों अकाउंट्स के अंदर हम एक बात अज्यूम करके चलते हैं, एक अजम्पशन लेके चलते हैं, यानी हम ये बात मान के चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग पर्सन हैं। तो बिजनेस का वैसे तो कोई अपना रूप नहीं होता, लेकिन हम अकाउंट्स में इसे एक बिजनेस मान के चलते हैं, यानी पर्सन मान के चलते हैं।
तो यानी कि बिजनेसमैन भी एक पर्सन है और बिजनेस भी एक पर्सन होता है, यानी बिजनेस को एक व्यक्ति माना गया, एक इंसान की तरह दर्जा दिया गया है, ठीक है, वो एक पर्सन है। तो बच्चों होता क्या है कि अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है, ठीक है, तो मान लो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास, बिजनेस के पास 10,000 रुपये का क्या आया, कैश आ गया 10,000 रुपये का, ठीक है। और बच्चों लेकिन साथ में 10,000 रुपये का एक कर्जा भी आया है। क्या कर्जा आया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या कभी भी जब भी बिजनेस बंद होगा तो ये 10,000 रुपये बिजनेस लौटाएगा बिजनेसमैन को, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब बिजनेसमैन ने बिजनेस को कितने रुपए दिए, बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10,000 रुपये दिए, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति माने जाएंगे। और बिजनेस के पास कैश आ गया 10,000 रुपये, लेकिन जब बिजनेस के पास कैश 10,000 रुपये का आया तो साथ में बिजनेस के पास एक कर्जा भी आया है, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी है ये कर्जा भी आया है। ये 10,000 रुपये बिजनेस आज नहीं तो कल या कभी भी, जब भी बिजनेस कभी भी बंद हो जाएगा तो ये 10,000 रुपये इसको लौटाने पड़ेंगे। तो साथ में यहाँ पर एक कर्जा भी आया, यहाँ पर एक कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तुम देख लो कि जैसे ही बिजनेस के पास 10,000 रुपये का कैश आया, साथ में बिजनेस के पास 10,000 रुपये का एक कर्जा भी आया। कर्जा क्यों आया, फिर से सुनो, बिजनेसमैन ने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाए तो बिजनेस के पास कैश आ गया 10,000 रुपये, लेकिन बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि फ्यूचर में इस पैसे को लौटाना पड़ेगा, ऑनर को, बिजनेसमैन को लौटाना भी पड़ेगा। तो साथ में एक कैपिटल भी यानी कर्जा आ गया, कर्जा भी आ गया। तो बच्चों इस साइड मतलब वो सारे पैसे लिखे जाते हैं जो हमें लौटाने होते हैं। किसको लौटाने होते हैं, बिजनेसमैन को लौटाने होते हैं या फिर किसी आउटसाइडर्स को लौटाने होते हैं। तो कैपिटल का जो पैसा होता है ये लौटाना होता है बिजनेसमैन को, और लायबिलिटी का पैसा लौटाना होता है आउटसाइडर्स को, ठीक है बच्चों। तो अब फिर से समझते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया गया, कितने रुपए से स्टार्ट किया गया, 60,000 रुपये से। इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को 60,000 रुपये दिए तो बिजनेस के पास 60,000 का कैश आ गया। अब साथ में बिजनेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है कि फ्यूचर में 60,000 को लौटाना है, इसलिए 60,000 को इस साइड भी लिखा जाएगा कैपिटल के अंदर, क्योंकि ये कर्जा आ गया बिजनेस के ऊपर। बिजनेस इस पैसे को फ्यूचर में लौटा देगा। किसको लौटाएगा, अपने ऑनर को लौटाएगा, ठीक है। ऑनर यहाँ पे सुरेश है। आगे लिखा है बच्चों, पेड रेंट इन एडवांस 500। सेकेंड पॉइंट है पेड रेंट इन एडवांस। बच्चों 500 रुपये का रेंट एडवांस में पे किया गया है। तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो बच्चों, जब भी किसी भी चीज़ से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले, ठीक है, वो हमारी एसेट्स होती है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। चलो एक बात हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। हमने क्या किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है और हमने क्या किया, किसी को रेंट एडवांस में पे कर दिया है। तो बच्चों अगर हम किसी को रेंट एडवांस में पे करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को रेंट एडवांस में पे कर रहे हैं तो फ्यूचर में हम उस रेंट का बेनिफिट भी उठाएंगे। जैसे हमने मकान मालिक को, या कि जो हमारा मकान मालिक नहीं, जो लैंडलॉर्ड है हमारा, हमने उसको किराया एडवांस में दे दिया। तो बच्चों हम उस जो हमने एडवांस पैसा दिया है हम उसका फ्यूचर में बेनिफिट उठाएंगे, इसलिए ये हमारी एक एसेट्स होगी। जिससे भी हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो हमारी एसेट्स होगी। चलो इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तुम लोगों के पास मोबाइल होते होंगे, मोबाइल तुम सब रिचार्ज करते हो, ठीक है। तुम लोग मोबाइल में रिचार्ज करते हो, अगर तुम लोगों ने मोबाइल में 100 रुपये का रिचार्ज करवाया हुआ है, ठीक है, तो जो ये 100 रुपये का रिचार्ज बच्चों तुम ये एडवांस में रिचार्ज कराओ तो इसको प्रीपेड, ये तुम्हारी जो सिम है, तुम्हारी मोबाइल की सिम जो है वो प्रीपेड सिम होती है, ठीक है। प्रीपेड का मतलब होता है कि तुम पहले 100 रुपये का रिचार्ज करवाते हो और फिर बाद में बेनिफिट लेते हो। तो बच्चों अगर तुमने मोबाइल में रिचार्ज करवाया हुआ है अगर 100 रुपये का, तो नॉर्मल सी बात है ये 100 रुपये की तुम्हारी एक एसेट्स बन गई है, ठीक है। क्यों एसेट्स है, क्योंकि अब तुम फ्यूचर में 100 रुपये से बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तुम 2 रुपये की कॉल करो, 3 रुपये की कॉल करो, 5 रुपये की कॉल करो, 10 रुपये की कॉल करो, तुम 100 रुपये तक की कॉल कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है, कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर तुमने पे एडवांस किया, तो जब भी एडवांस हम पे करेंगे कुछ भी हमारी एसेट्स बन जाएगी, तो हम उसको एक एसेट्स की कॉलम में लिख देंगे और हमारे पास जितनी भी एसेट्स बढ़ती जाएगी हम उसको यहाँ लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रीपेड रेंट। तो बच्चों यहाँ पे रेंट हमने पे किया एडवांस में, कितने रुपए का एडवांस में पे किया है, 500 लिखा हुआ है। तो हमारे पास 500 का एक एसेट जनरेट होगा, एक एसेट्स क्रिएट होगा 500 का, ठीक है बच्चों।
लेकिन एक एसेट्स 500 का हमारे पास जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है एक एसेट्स 500 का, लेकिन एक एसेट्स हमारे पास से घट भी जाएगा, एक एसेट्स हमारे पास से कम भी होगा, उस एसेट्स का नाम है कैश। नॉर्मल सी बात है बच्चों, थोड़ा सा खुद ही सोच के देखो, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक पार्टी कुछ रिसीव करती है तो दूसरी पार्टी कुछ पे करती है, ठीक है, यानी कि हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला है कि जब हम एडवांस में रेंट पे कर देते हैं तो हमारे पास एक एसेट्स बन जाती है, क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन हमारे पास से 500 रुपये का कैश जा भी तो रहा है। अगर हम एडवांस में रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से 500 रुपये का कैश चला जाएगा और बदले में 500 रुपये की एक एसेट्स आएगी। तो बच्चों ये 500 रुपये की एसेट्स आई है और 500 रुपये का कैश हमारे पास से चला गया है। इसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और यहाँ लिखेंगे बच्चों न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि अब हमारे पास न्यू बैलेंस कितना बचा है। तो कैश हमारे पास बचा है 59,500 का और प्रीपेड रेंट हमारे पास 500 है और बाकी ट्रांजैक्शन को सेम उतार लेंगे। और एक काम और हम कर सकते हैं कि जिस पे इफेक्ट ना पड़े हम उसको जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे इक्वल का निशान डाल के यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम जीरो भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बच्चों थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं क्या लिखा है। थर्ड में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि हमने 30,000 रुपये का माल यानी स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदा। गुड्स एक एसेट्स होती है। 30,000 का हमने कैश में खरीदा है और 20,000 का हमने उधार खरीदा है। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले नंबर डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखो यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने का कैश में, ₹30,000 का, एंड ऑन क्रेडिट, और हमने उधार भी खरीदा कितने का, ₹20,000 का, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इस पर भी अब देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों हमने कैश में 30,000 का गुड्स खरीदा है और क्रेडिट मतलब उधार हमने 20,000 का गुड्स खरीदा है। तो टोटल एक कॉलम यहाँ पर और बनेगा जिस कॉलम का नाम देंगे हम स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, माल होता है बिजनेस में जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं। ये भी एक एसेट्स होती है क्योंकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलता है। स्टॉक हमारी एक एसेट्स होती है जिसको हम बेचते हैं, बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, तो फ्यूचर में इसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो टोटल बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 50,000 रुपये का स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने 30,000 का माल नगद में खरीदा है कैश में और 20,000 का माल क्रेडिट का मतलब उधार होता है, उधार खरीदा है। तो हमारे पास से कैश कम होगा, कितना कम होगा, जितने का हमने कैश में खरीदा है उतना कैश कम होगा। तो हमने 30,000 रुपये का माल कैश में खरीदा है तो हमारे कैश में से 30,000 रुपये घटेंगे, ठीक है। और हमने 20,000 का माल उधार खरीदा बच्चों। उधार का मतलब होता है हमने पेमेंट नहीं की। अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पर कर्जा आएगा, कर्ज बढ़ेगा हमारे पर, ठीक है। कर्ज को ही हम लायबिलिटी बोलते हैं और लायबिलिटी बच्चों कई प्रकार के होते हैं। तो इनमें से एक लायबिलिटी होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स उस पर्सन को बोलते हैं जो हमें माल उधार बेचता है, यानी सप्लायर, ठीक है। तो बच्चों सप्लायर को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है, जो हमें माल उधार बेचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 30,000 रुपये का माल खरीदा है कैश में और 20,000 का माल उधार में खरीदा है। तो 30,000 का हमने माल कैश में खरीदा है तो हम अपने कैश वाले कॉलम में से 30,000 रुपये घटाएंगे, ठीक है। और 20,000 रुपये का माल हमने उधार खरीदा है, उधार का मतलब हमने पैसे नहीं दिए हैं, तो हम अपने कर्ज यानी क्रेडिटर्स में 20,000 रुपये जोड़ेंगे। ये 20,000 रुपये हमारे पर क्या है, एक कर्जा है। तो टोटल बच्चों 30 और 20 टोटल मिला के 50,000 का माल आया है हमारे पास, तो हम अपने स्टॉक वाले कॉलम में 50,000 लिख देंगे। मेरे को लगता है इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आया मैं फिर से बोलता हूँ, हमने 30,000 का माल नगद में खरीदा, 20,000 का उधार खरीदा, टोटल 50,000 का खरीदा, तो हमारे स्टॉक में 50,000 का माल आएगा। हमने जो कैश में 30,000 का खरीदा तो हमारे कैश में से 30,000 रुपये घटेंगे और हमने उधार जो खरीदा है वो हमारे ऊपर एक कर्जा होता है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को बढ़ा देंगे। ये कर्जा बढ़ गया, फ्यूचर में हमें इसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी पैसा हमें फ्यूचर में पे करना पड़ता है हम उसे इस साइड लिखते हैं, वो लायबिलिटी होगी या फिर कैपिटल होगा, ठीक है। तो बच्चों लायबिलिटी कई तरह की होती है, ठीक है। अभी लायबिलिटी आती जाएगी, मैं करवाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा।
फिर यहाँ पर हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। ये आएगा 29,500। 59,500 का कैश था, जिसमें से 30,000 रुपये का कैश चला गया, तो 29,500 बचेगा। प्रीपेड रेंट हमारे पास 500 का था, हमने एडवांस पे किया हुआ, ये एक एसेट्स है। हमारे पास स्टॉक है 50,000 रुपये का, फ्यूचर में इसको बेच के फ़ायदा कमाएंगे। और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है पेमेंट करने के लिए, लायबिलिटी है 20,000 रुपये की। कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कौन होता है? सप्लायर होता है, जो हमें उधार माल बेचता है, हमें 20,000 रुपये इसको देने हैं फ्यूचर में। और 60,000 रुपये की कैपिटल है बच्चों, ये भी एक लायबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक छोटी सी बात और बताता हूँ। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो होती है जो बिजनेसमैन को लौटाना पड़ता है, यानी बिजनेसमैन को लौटाएगा। और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होती है जो किसी बाहर वाले को लौटाना होता है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स बाहर वाला है और कैपिटल जो है वो ऑनर को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लायबिलिटी है, ये कैपिटल का पैसा ऑनर को देंगे वापस, और क्रेडिटर्स बाहर का है, ये बाहर के व्यक्ति को पेमेंट करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? जोड़ के देखेंगे। 60 और 20 80,000, इसको जोड़ लो। 29,500 प्लस 500 30, 30 और 50 80,000 इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे अभी तक हमने 3 एंट्री कर ली। फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। बच्चों फोर्थ देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपये का माल 30,000 रुपये में बेचा। कॉस्टिंग कितने की? 20,000 की, मतलब माल की कॉस्ट 20,000 की है, लेकिन हमने बेचा उसको 30,000 में। बच्चों यहाँ पे हमें फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया? फ़ायदा हुआ है हमें 10,000 रुपये का। क्या एंट्री होगी इसकी? करते हैं इसको। यहाँ पर लिखोगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। कॉस्टिंग क्या है उसकी? कॉस्टिंग मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? कॉस्टिंग है ₹20,000। तो बच्चों 20,000 का माल कैश में बिका। यहाँ पे देखो कैश लिखा हुआ है, तो हमारे पास 30,000 रुपये का कैश आएगा, क्योंकि हमने 30,000 रुपये की सेल की है। बच्चों जब हम सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आता है, लेकिन बदले में कुछ जाता भी है। तो 30,000 रुपये का कैश हमारे पास आया है, तो कैश में 30,000 जुड़ेगा, लेकिन 20,000 रुपये का हमारे पास से क्या जाएगा? स्टॉक जाएगा, माल जाएगा हमारे पास से, क्योंकि हमने 20,000 का माल बेचा है। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखो, 20,000 का स्टॉक हमारे पास से गया और 30,000 रुपये का बदले में कैश हमारे पास आया। कहीं पर तुम्हें कुछ प्रॉफिट दिख रहा है? भाई 20,000 का माल 30,000 में बिका है, तो यहाँ 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब बात यहाँ ये है कि इस प्रॉफिट का क्या करें, कहाँ जाना चाहिए प्रॉफिट? तो बच्चों आंसर इसका ये है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है सब ऑनर का होता है, जो भी लॉस होता है सब ऑनर का होता है। तो यहाँ पर जो फ़ायदा मिला है वो ऑनर के पास चला जाएगा, बिजनेसमैन के पास चला जाएगा। इसलिए जो फ़ायदा दोनों का 20,000 का माल 30,000 में बिका है, 10,000 का फ़ायदा दिख रहा है, इस फ़ायदे को पहुँचा दो मालिक के अकाउंट में, मालिक के खाते में इसको ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, ये भी एंट्री ख़त्म हो गई है। इसके बाद ये आएगा न्यू इक्वेशन। 29,500 प्लस 30,000 का कैश और आ गया, फिर से सेम अमाउंट आ गया है। 59,500 प्लस 500 कैश कम हो गया हमारे पास से, सॉरी स्टॉक कम हो गया है। 50,000 का स्टॉक था, 20,000 का बिक गया है, तो 30,000 का बचा है। और लायबिलिटी यानी कि जो क्रेडिटर्स है जिसको हमें पेमेंट करने थे वो पूरे के पूरे पड़े हुए हैं। क्रेडिटर 20,000 के पूरे हैं, अभी तक कोई चेंज नहीं आया, हमने कोई पेमेंट नहीं की। हाँ कैपिटल 70,000 का हो गया है, यानी कि अब ऑनर को, बिजनेसमैन को
10,000 रिटर्न नहीं, सॉरी 60,000 रिटर्न नहीं करना। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 60,000 से, पहले 60,000 रिटर्न करना था, फ्यूचर में ऑनर को रिटर्न करना था 60,000, लेकिन बच्चों अब कितना करेंगे 70,000। उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। फिर उसके बाद पांचवा है बच्चों, फिफ्थ में लिखा पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। क्या बच्चों इसका मतलब? पेड सैलरी, पहले हम पेड सैलरी का पढ़ते हैं। पेड सैलरी रुपीज़ 500। तो बच्चों यहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट हुई है, कितने की सैलरी की पेमेंट हुई है? 500 की। तो 500 कैश जाएगा, कॉमन सी बात है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कैश ही पेमेंट करेंगे। तो सैलरी 500 की पेमेंट हुई, तो कैश में से 500 रुपये घटा दो, 500 रुपये कैश चला गया। बच्चों बात करते हैं कि बदले में कैश दे के कोई एसेट्स आई क्या? नहीं, कोई एसेट्स नहीं है। कुछ केसेस में क्या होता है, हम कैश की पेमेंट करते हैं, स्टॉक आता है, कैश की पेमेंट करके बिल्डिंग खरीदेंगे, कैश की पेमेंट करके फर्नीचर खरीदेंगे, ठीक है, कैश की पेमेंट करके कोई दूसरी संपत्ति, कोई दूसरी एसेट्स खरीदेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमने कैश की पेमेंट तो कर दी, लेकिन बदले में हमें कोई एसेट्स नहीं मिली। यानी सिंपल वर्ड्स में, जब हम कोई बिजनेस करते हैं उसके में बहुत से खर्चे होते हैं, उन खर्चे में क्या होता है, हम पेमेंट तो करते हैं, बदले में हमें उनकी सर्विसेज मिलती है, ठीक है, लेकिन हमें कोई एसेट्स नहीं मिलती है। तो बच्चों ये कंजम्पशन कहलाता है, एक तरह से खर्चा है ये यहाँ पे। और खर्चे जो होते हैं वो ऑनर के कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, तो 500 कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस कैपिटल में से क्यों हो रहा है, फिर से मैं कारण बताता हूँ। हमने 500 रुपये की सैलरी की पेमेंट की, तो हमारे पास से कैश 500 रुपये घट गया। बात यहाँ ये आती है कि भाई कैश 500 रुपये घटा, क्या बदले में कोई एसेट्स आई? आंसर है नहीं। 500 रुपये बिजनेस से चले गए, किसको चले गए? एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट कर दी। अब वो 500 रुपये वापस नहीं आने वाले हैं। वो 500 रुपये हमने एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट की, अब वो 500 वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो पेमेंट हो गई, लेकिन बदले में कोई ना ही उसके बदले में कोई एसेट्स आने वाली है। तो बच्चों इस केसेस में जब कोई भी किसी भी तरह का खर्चा हो, हम खर्च को एक्सपेंस बोलते हैं, किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, उससे कैपिटल कम हो जाएगा, सॉरी कैश कम होगा और साथ में कैपिटल कम होगा, ठीक है, क्योंकि इन एक्सपेंस के बदले में कोई एसेट्स नहीं आती है। लेकिन बच्चों इस एंट्री के मैंने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, इसमें एक लाइन और ऐड है, पढ़ते क्या लिखा है। इसमें लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, कितने रुपए की बच्चों? 100 रुपये की। क्या मतलब है इसका? बच्चों आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, लेकिन हमने उसको सैलरी नहीं दी, तो ऐसे सैलरी को हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। इसी तरीके से बहुत से खर्चे होंगे जहाँ पर हम बेनिफिट तो ले चुके हैं, लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो बच्चे ये खर्चा हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये है कि ये खर्चा है, हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया है, हमने एम्प्लॉय की सर्विस ले ली है, लेकिन हमने उसको पेमेंट नहीं की है। तो बच्चों जब पेमेंट नहीं की, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, हमने उसको पेमेंट नहीं की है। जब हमने उसको पेमेंट ही नहीं की है तो क्या कैश में से घटाऊंगा? बच्चों जब पेमेंट हुई नहीं तो कैश में से क्यों घटाओगे? तो मत घटाओ कैश में से। लेकिन क्या करें फिर, करना क्या है, कर्जा आ जाएगा। यहाँ पे कॉलम बनाओ आउटस्टैंडिंग सैलरी का, यानी कि लायबिलिटी साइड में एक लायबिलिटी और क्रिएट हो गई, एक नई लायबिलिटी पैदा हो गई, ठीक है, एक नई लायबिलिटी जनरेट हो गई है। तो एक नई लायबिलिटी पैदा हो गई है आउटस्टैंडिंग सैलरी की। अब हमें 100 रुपये का कर्जा और चुकाना है, यानी कि 100 रुपये की एक लायबिलिटी आ गई हमारे ऊपर। उस लायबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कर्जा होता है ये, आप कोई भी लायबिलिटी कर्जा होता है। अब ये लायबिलिटी जो है हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं बच्चों कि हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, अब हमें उसको सैलरी कभी नहीं देनी, ऐसा तो नहीं है। सैलरी उसको फ्यूचर में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय ने हमारे पास काम किया है, तो अब हमें उसे फ्यूचर में सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसे अभी सैलरी नहीं दी है। तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई है, मतलब बाकी है। तो ये हमारे ऊपर एक कर्जा बन गया है, कर्ज है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के एक कॉलम में हम 100 रुपये का कर्जा बढ़ाएंगे।
और ये एक खर्चा है। देखो बच्चों, खर्चा, अब तुम कहोगे सर पेमेंट हुआ नहीं तो खर्चा कैसे है? बच्चों अकाउंट्स के अंदर अगर हम सर्विस ले लेते हैं और पेमेंट रोक देते हैं, उसको भी खर्चा माना गया है। अगर हम कोई सर्विस लेके पेमेंट कर दें, वो भी एक खर्चा होता है, और हम सर्विस लेके पेमेंट ना करें, वो भी खर्चा होता है। तो ये एक खर्चा है बच्चों, ठीक है। तो 100 रुपये की कैपिटल कम होगी, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ यहाँ पर, फिर से देखो यहाँ पे समझो इस बात को। हमने एम्प्लॉय से काम करवाया, सैलरी पेमेंट नहीं की, खर्चा हो चुका है। जब पेमेंट नहीं की तो कैश की कॉलम में से मत घटाना, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुई। हाँ, पेमेंट नहीं की तो कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि हमारी ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, और हमारा ये खर्चा है जिससे ओनर का कैपिटल भी घटेगा। किसी भी तरह के खर्चे हो कैपिटल में से घट जाएंगे, और किसी भी तरह की इनकम हो कैपिटल में जुड़ जाएगी। फिर बनाते हैं न्यू इक्वेशन। तो ये कितना आएगा? ये हमारे पास जो कैश था टोटल 59,500 का था, 500 चला गया तो 59,000 का बचा। हमारे पास प्रीपेड रेंट हमने पे कर रखा है, एडवांस में 500 का है। स्टॉक हमारे पास 30,000 रुपये का है। 20,000 रुपये का क्रेडिटर्स है, इसको हमें पेमेंट करनी है फ्यूचर में। 100 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वर्कर को बाद में पे करना है। और 70,000 में से 600 चले गए, तो ये 69,400 का कैपिटल बचा है। अब ऑनर को 69,400 ही रिटर्न करना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट एंट्री है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 500। बच्चों अब यहाँ पे एक बात और, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। बिजनेसमैन ने, यहाँ पे बिजनेसमैन का नाम सुरेश है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। यहाँ पे बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है। तो एक बात बताओ, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? घर के इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है। बच्चों जब उसने घर के इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है तो वो मोटरसाइकिल बिजनेस में तो आएगी नहीं। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी? इस केस में एंट्री बनेगी, रुको भी बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिखोगे, उसने क्या किया, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। बच्चों इस बात को फिर से समझते हैं थोड़ा सा। देखो बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने घर के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे निकाले। कितने रुपए निकाले हैं? 5,000 रुपये निकाले हैं, और एक मोटरसाइकिल खरीद के लेके आ गया। अब वो मोटरसाइकिल किसकी एसेट्स है? बिजनेस की एसेट्स है या बिजनेसमैन की एसेट्स है? तो बच्चों बिजनेस की एसेट्स नहीं है, वो बिजनेसमैन की एसेट्स है। तो जब बिजनेस की एसेट्स नहीं तो मोटरसाइकिल की रिकॉर्डिंग बिजनेस में नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस की एसेट्स है ही नहीं। वो किसकी एसेट्स है? वो बिजनेसमैन की एसेट्स है। अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनके पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनके पर्सनल है, पर्सनल एसेट्स है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर बिजनेस में से कैश तो गया है पर्सनल यूज़ के लिए, उसने पैसे निकाले हैं। तो बिजनेस में से उसने 5 रुपये का कैश निकाला है, तो बिजनेस में से कैश कम हो जाएगा, ठीक है। बदले में कोई एसेट्स आई क्या? देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास से कैश कम होता है तो कोई नई एसेट्स आती है। जैसे हमारे पास से कोई कैश कम होगा तो कोई एसेट्स आएगी, या फिर कैश कम होगा तो साथ में कोई कर्जा भी कम होगा। जैसे अगर 5 रुपये की हम कैश की पेमेंट करते हैं किसको? क्रेडिटर्स को, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा और साथ में कैश भी कम होगा। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा। अगर तुम किसी कर्जदार को, किसी यहाँ से तुमने अगर कर्जा लिया हुआ है और तुम उसको पेमेंट करते हो, तो बच्चों जब पेमेंट करते हो तो तुम्हारे पास से कैश कम हो जाता है और साथ में तुम्हारा कर्जा भी कम होता है, ठीक है। या फिर तुम कैश लेके कोई नई एसेट्स खरीदते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कैश कम होता है और कोई नई एसेट्स आती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पर्सनल यूज़ के लिए उसने 5 रुपये निकाले, कैश कम हुआ, ना तो कोई लायबिलिटी कम हुई है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नई एसेट्स आई है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ऑनर ने बिजनेस से अपनी कैपिटल निकाल ली है। उसकी कैपिटल जितनी भी थी उसने कैपिटल में से 5,000 रुपये निकाल लिए हैं, ठीक है भैया। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालेगा तो समझो कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है, तो यहाँ पर उसने अपनी कैपिटल में से 5,000 रुपये निकाल लिए हैं, ठीक है। कैपिटल का मतलब नॉर्मल सी बात है
कि उसने पैसे निकाले और अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब उसने कैपिटल से क्या किए, अपने पैसे निकाल लिए हैं, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। पहले 59,400 थी, अब 5,000 उसने निकाल लिए हैं। और नॉर्मल सी बात है, साथ में कैश भी कम होगा बिजनेस के पास से। फिर ये आ गया न्यू इक्वेशन। बच्चों समझ में आ गया ना? फिर मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जब बिजनेसमैन ने मोटरसाइकिल खरीदा तो बिजनेस के पास से कैश कम हो गया, ठीक है, और बिजनेस के पास से कैश कम हो गया, और साथ में बिजनेस की जो लायबिलिटी थी, यानी ऑनर को पहले 59,400 रिटर्न करने थे, अब ऑनर को 5,000 रुपये कम रिटर्न करने पड़ेंगे, 5,000 कम करने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, ऑनर को कितने रिटर्न करने पड़ेंगे अब, 64,400 रुपये। साथ में एक लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, साथ में क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी पड़ेगी 20,000 रुपये की, और हमारे पास कैश कितना बचेगा, 54,000 का। प्रीपेड रेंट कितने का है, 500 का, और स्टॉक 30,000 का। तो बच्चों इक्वली आना चाहिए दोनों। हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इक्वल आ रहा है। हाँ भाई इक्वली आ रहा है। 54,500 और 30,000 जोड़ लो, 50, 30, 80, 84,500। इसको जोड़ के देख लो, 60, 20, 80, 84,500। ठीक है बच्चों, बराबर आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी मांगा है, तो हम बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो स्पेस कम है, तो एक काम करो, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसको मिटाने के बाद एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते वक्त हमें लास्ट का बैलेंस चाहिए होता है। अब इन सबको हटाई दो, कुछ ज़रूरत नहीं इनकी, या सारा ही मिटा सकते हो। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना देता हूँ। बैलेंस शीट, ठीक है। एज ऑन किसी भी डेट की 31 मार्च, कुछ भी हम इस तरीके से डाल सकते हैं। इसको एज एट कर दो, एज एट 31 मार्च, और बाकी सन दे रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा, तो ऐसे ही छोड़ दो। तो बच्चों ये बैलेंस शीट होती है, इस तरीके से बनती है, टी शेप में बनती है। यहाँ पर लिखो रुपीज़, यहाँ पर भी रुपीज़ आएगा। इस साइड लिखोगे एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं। इस साइड लिखोगे लायबिलिटीज़। ठीक है बच्चों, दोनों साइड हमारा मैच कर जाना चाहिए। तो एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, कैश है। ठीक है, कैश का बैलेंस कितना था, 54,000। तो कैश लिखो 54,000 रुपये का। प्रीपेड रेंट है, इसका बैलेंस था 500 का, तो यहाँ पर लिखो प्रीपेड रेंट 500 का। ठीक है, स्टॉक हमारे पास 30,000 का हो गया है, तो स्टॉक में लिखो 30,000। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद लायबिलिटी में हमारे पास 3 तरह की लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, एक तो क्रेडिटर्स हो गया, तो यहाँ लिखो क्रेडिटर्स कितने का है, 20,000 रुपये का है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी। बच्चों एक बात और, हमेशा फुल फॉर्म लिखोगे, जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है। ये 100 रुपये का है। और कैपिटल, कैपिटल कितने का है, 64,400 का।
अब बच्चों क्या करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं लास्ट में। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, ठीक है। तो अब हम इसको टैली कर देंगे, ठीक है। तो टैली करने के बाद देखते हैं टोटल करके कितना आ रहा है। ये आएगा 84,500, ठीक है। और ये भी इतना ही आएगा 84,500, और दोनों साइड मैच कर गया तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ इतना ही, बाकी ये सब मैंने ऐसे ही नहीं मिटाया था क्योंकि मुझे इसके बैलेंस लिखने थे, अब मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और बच्चों हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल पर तुम लोगों को 11th क्लास से लेकर BCom तक की सारी वीडियो मिलेगी, और आगे चल के और भी कई अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलने वाली है।